Hello students, this video is specially prepared for the 11th commerce students. 11th commerce के वो students जो अभी अपना 10th कंप्लीट करके 11th कॉमर्स में एंट्री करने वाले हैं, उन सब स्टूडेंट के लिए ये अकाउंटिंग टर्म्स और डेफिनेशन का वीडियो मैंने बनाया है। देखो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जो 10th का पढ़ाई किया, 10th तक का अभी जो भी आपका पढ़ाई था, और अब आगे जाके आप जब 11th कॉमर्स में एंटर करने वाले हो तो आगे आप जो पढ़ाई फेस करने वाले हो, ये दोनों पढ़ाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यू आर गोइंग टू एंटर द कॉमर्स फील्ड एंड यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट कॉमर्स। आप कॉमर्स के फील्ड में एंट्री कर रहे हो, आपको अलग अलग अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ऐसे कुछ नए नए सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ये सब थियरी सब्जेक्ट है। थियरी सब्जेक्ट में जब आप जो भी टर्म आपके सामने आता है उसका मीनिंग देख लोगे। जब लेक्चर बैठोगे तो जो भी उसके बारे में डाउट है वो लेक्चर्स के ज़रिए आपको समझ में आ जाएंगे। लेकिन ये जो बीके नाम का सब्जेक्ट है आपका अकाउंट्स, इसमें आपको हर एक नया टर्म सिर्फ समझ ही नहीं लेना है, उसके साथ आपको आगे चल के उस अकाउंट को सॉल्व करना होता है। तो वो अकाउंट सॉल्व करते समय वो कंसेप्ट आपको सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी होता है। मैं जिस तरह भी पिछले 4 महीने से मैं अकाउंट्रिक्स नाम का मैंने एक चैनल स्पेशली मेरे कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बनाया है। पिछले 4 महीने में मैंने अराउंड 100 वीडियोस अपलोड किए हैं 12th कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए। अब इसके आगे मेरे मैक्सिमम वीडियोस मैं जो 11th के स्टूडेंट है, जो 11th कॉमर्स में एंटर करने वाले हैं, उन बच्चों के लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ये वीडियो आप एक बार देख लो। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट 10 कंसेप्ट ऑफ बीके ऑफ अकाउंट। सो लेट्स सी। सबसे पहला ये कंसेप्ट बीके में सबसे ज़्यादा आपको सुनाई देगा, दैट इज गुड्स। सो इन हिंदी वी कैन से दैट गुड्स का मतलब होता है माल। जो भी आपने माल परचेस किया है फिर आप उसे बेचने वाले हो, या मराठी स्टूडेंट के लिए मैं कहूँगा कि गुड्स चा अर्थ असतो वस्तू। कोई भी चीज़ जिसमें आप डील करने वाले हो, आप उसे परचेस करने वाले हो और फिर उसे आप ज़्यादा कीमत में बेचने वाले हो। ये तो मैंने आपको नॉर्मल मीनिंग बता दिया। नाउ मूविंग टू अकाउंटिंग डेफिनेशन ऑफ गुड्स। देखो, गुड्स आर कमोडिटीज, आर्टिकल्स और थिंग्स brought or sold by businessman with the motive to earn profit। तो गुड्स का मतलब कोई भी एक चीज़, कोई भी एक कमोडिटी का मतलब भी वही होता है, कोई भी एक चीज़, कोई भी एक आर्टिकल, कोई भी एक थिंग्स जो आपने ब्रॉट मतलब जो आपने परचेज की है, और सोल्ड आपने या बिजनेसमैन ने जो परचेज किया और वो उसे बेचने वाला है, परचेज किया है और अभी उसे वो ज़्यादा कीमत में बेचने वाला है विद अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। उसके पीछे उसका मोटिव, उसका एम, उसका लक्ष्य ये है कि उसे प्रॉफिट कमाना है। तो हम थ्रू आउट द लाइफ हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं कि कुछ लोग 10 रुपये की चीज़ परचेस करते हैं और फिर उसे 12 रुपये में बेचते हैं। तो हर आदमी के लिए गुड्स अलग हो गया। अगर कोई आदमी एप्पल बेच रहा है तो उसके लिए एप्पल हो गया गुड्स। अगर कोई आदमी मोबाइल फ़ोन बेच रहा है तो उसके लिए मोबाइल फ़ोन हो गया गुड्स। अगर कोई स्टेशनरी वाला पेन बेच रहा है तो उसके लिए गुड्स हो गया पेन। तो इसे और अच्छी तरह समझने के लिए मैंने आपको आगे एग्जाम्पल दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स सोल्ड अ मोबाइल फ़ोन टू मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को एक मोबाइल फ़ोन सेल किया है। सो इन द अबव एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन इज़ गुड्स। तो ऊपर जो एग्जाम्पल आपको दिया है उधर आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो गुड्स हो गया।
Pens, books, notebooks, etc. are goods for stationery, for stationery shop. एक स्टेशनरी शॉप के लिए पेन, बुक, नोटबुक ये सब क्या हो गए, गुड्स हो गए. तो इसी तरह देखो एग्जाम में जब ये फर्स्ट टाइम आप जब आपका यूनिट टेस्ट दोगे तो उस यूनिट टेस्ट में आपको टर्म एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं, तो आपको इस तरह वो टर्म एक्सप्लेन करना है, डेफिनेशन लिखना है, साथ में एग्जाम्पल्स देने हैं. मूविंग टू सेकेंड टर्म, दैट इज ट्रांजैक्शन. ये वर्ड भी आपको बहुत बार सुनाई देगा, ट्रांजैक्शन. सिर्फ इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से दैट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है दो लोगों के बीच में जो डील होता है, लेकिन वो डील पैसे से रिलेटेड होना चाहिए. तो ऐसे जिसको हम कहेंगे मॉनिटरी डील, तो ऐसे डील को कहते हैं ट्रांजैक्शन. लेकिन अकाउंटिंग डेफिनेशन देख लो. एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन्स और पार्टीज, दो आदमी या दो पार्टी के बीच में गुड्स या सर्विसेज, नॉट ओनली गुड्स, ऐसा नहीं कि एक आदमी ने दूसरे आदमी को कोई ना कोई चीज़ ही बेचनी चाहिए, कभी कभी एक आदमी दूसरे को कोई सर्विस प्रोवाइड करता है. तो जब दो आदमी या दो पार्टीज के बीच में सर्विस या गुड्स का एक्सचेंज होगा फॉर मनी और मनीज वर्थ इज नोन एज ट्रांजैक्शन. पैसे के लिए ये जो एक्सचेंज होगा वो पैसे के लिए होगा, तो उसे हम कहेंगे ट्रांजैक्शन. तो जब दो लोगों के बीच में एक डील होता है और वो डील पैसे से रिलेटेड होता है, तो ऐसे डील को कहा जाता है ट्रांजैक्शन. एग्जाम्पल देख लो. मिस्टर ए सोल्ड अ कार टू मिस्टर बी वर्थ ₹2,50,000. मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 2,50,000 का एक कार बेचा है. देखो एक्सचेंज हो गया, एक बंदे ने दूसरे बंदे को कार बेचा, इसका मतलब एक कार रिसीव कर रहा है और बदले में उसको सामने वाले को पैसा दे रहा है, तो एक्सचेंज हो गया. कार के बदले में पैसा एक्सचेंज हो गया. तो इसी तरह दो लोगों के बीच में कोई भी डील होगा, मॉनिटरी डील होगा, तो उसे ट्रांजैक्शन कहा जाता है. लेकिन इस ट्रांजैक्शन के टोटल दो टाइप हैं. इट हैज टू टाइप्स, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन. Now what is the meaning of cash transaction and credit transaction? Very simple. जिस डील में इमीडिएटली पैसा दिया या लिया जाएगा, जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि रोकड़ा में जो व्यवहार होगा, रोकड़ा में कोई भी डील होगा, तो उसे हम कहेंगे कैश ट्रांजैक्शन. और जिस डील में सामने वाला बोल रहा है कि मैं अभी पैसा नहीं दे सकता, मैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद पैसा दूंगा, तो ऐसे डील को हम कहेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन. लेट्स सी. Cash transaction. Cash transaction are those transaction in which cash is paid or received immediately. Cash transaction उसे कहा जाता है कि उस डील में पैसा या तो पेड किया जाता है या तो रिसीव किया जाता है इमीडिएटली. मतलब रोकड़ा में वो जो भी उनका डील है वो होता है, उसमें एक बंदा दूसरे बंदे को अगर कोई चीज़ बेचता है तो इमीडिएटली सामने वाले से वो पूरा पैसा ले लेता है. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए परचेज मशीनरी ₹5,000 फॉर कैश फ्रॉम मिस्टर बी. देखो फॉर कैश लिखा है उधर, इसका मतलब मिस्टर ए ने मिस्टर बी से एक 5,000 का मशीनरी परचेज किया है. फॉर कैश मतलब इमीडिएटली मशीनरी का पैसा उसने उसको पे किया है. दिस इज कैश ट्रांजैक्शन. Now moving to second type, credit transaction. Credit transaction are those transactions where payment or receipt takes place after a specific period of time. Credit transaction हम उसे कहेंगे जिधर पैसे का लेन देन इमीडिएटली नहीं होता है, एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद पैसे का लेन देन होता है. जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए, मिस्टर एक्स परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 ऑन क्रेडिट. ऑन क्रेडिट मतलब उधार पे. मिस्टर एक्स ने 5,000 का गुड्स उधार पे लिया है फ्रॉम मिस्टर वाई से फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ. फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ इसका मतलब एक्स वाई को 2 महीने बाद ये 5,000 पे करेगा. दैट्स वाई
दिस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो इस तरह देखो, दो कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए, गुड्स और ट्रांजैक्शन। मूविंग टू थर्ड कंसेप्ट, दैट इज ड्राइंग। देखो बच्चों, अभी तक आपको ड्राइंग का मतलब पता था कि पेंटिंग, चित्रकला, बट कॉमर्स में ड्राइंग का मतलब अलग होता है। जब कोई बिजनेस का ओनर या बिजनेस का हम कहेंगे प्रोप्राइटर, बिजनेस में से पैसा या बिजनेस में से गुड्स, गुड्स मतलब जिसमें वो डील कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल बेचने वाला कोई बंदा है और वो उसमें से एक मोबाइल अपने घर पे लेके गया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो इसको कहूँगा मैं ड्राइंग। लेट्स सी डेफिनेशन। गुड्स और अमाउंट विड्रॉ बाय द ओनर स्लैश प्रोप्राइटर। बिजनेस में से अगर गुड्स या अमाउंट मतलब कैश खुद प्रोप्राइटर या ओनर विड्रॉ करता है फॉर हिज पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए, सो इट इज कॉल्ड एज ड्राइंग। उसे ड्राइंग कहा जाता है, क्योंकि उसने तो वो चीज़ लाई थी बेचने के लिए, लेकिन वो चीज़ वो अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाल के लेके गया, तो उसे बीके में, अकाउंट में उसे कहा जाता है ड्राइंग। सी एग्जाम्पल, मिस्टर ए जो प्रोप्राइटर है, विड्रॉन गुड्स ऑफ ₹1000 फॉर हिज फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। ये जो मिस्टर ए है, जो प्रोप्राइटर है उस बिजनेस का, उसने अपने ही बिजनेस में से 1000 का गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया। तो इस चीज को, ये जो अभी हुआ है, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, इसे हम कहेंगे ड्राइंग। ओके, मूविंग टू फोर्थ कंसेप्ट, कैपिटल। सो कैपिटल, मेरे जो मराठी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको मैं कहूँगा कैपिटल का मतलब हो गया भांडवल। हिंदी में हम इसे कहेंगे पूंजी। फॉर एग्जाम्पल, आप जब कोई बिजनेस चालू करते हो तो बिजनेस चालू करने के लिए उस बिजनेस में जो आप खुद का पैसा इन्वेस्ट करते हो, उस पैसे को कहते हैं कैपिटल। जब आप किसी को कहोगे कि मैं एक बिजनेस चालू करना चाहता हूँ, तो वो पहला क्वेश्चन आपको ये पूछेगा आपके पास कैपिटल कितना है, मतलब वो बिजनेस चालू करने के लिए आपके पास कितना अमाउंट है, दैट इज कैपिटल। सी डेफिनेशन फर्स्ट एंड आफ्टर दैट व्हेन आई गिव यू सिंपल एग्जांपल, डेफिनेटली यू विल नो द कंसेप्ट। Total amount of funds invested by the owner slash proprietor in the business is called as capital। जितना भी पैसा जो ओनर ने, प्रोप्राइटर ने अपना खुद का जितना भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, उसे कैपिटल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड 5 लाख इन हिज बिजनेस। मिस्टर एक्स ने 5 लाख रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट किया, लेकिन देखो ऐसा मत समझो कि उसने जितना इन्वेस्ट किया सब उसका कैपिटल हो गया। उसमें से उसका खुद का पैसा कितना है, उसे ही कैपिटल कहा जाता है। उसने अगर किधर से उधार से पैसा उठाया और बिजनेस चालू किया है, तो उस पैसे को उसका कैपिटल नहीं कहा जाएगा जो उसने उधार से लाया है, किधर से बैंक से लोन लिया है या किसी फ्रेंड से लिया है। जो उसका खुद का पैसा है उसे ही कैपिटल कहा जाता है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। ये जो मिस्टर एक्स है, इसने जो 5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, उसमें से ₹3 लाख उसका सेविंग का है एंड ₹2 लाख उसने लोन लिया है। मतलब ये 5 लाख में जो 3 लाख रुपया है वो उसने इतने सालों से सेविंग करके रखा था, क्योंकि उसको बिजनेस चालू करना था, लेकिन बिजनेस चालू करने के लिए 5 लाख की जरूरत थी, तो रिमेनिंग 2 लाख का उसने लोन लिया है। तो अब जरा इसको एक अकाउंटिंग इक्वेशन में समझ लेते हैं। ये जो ₹5 लाख इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस, इसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम कहेंगे असेट। असेट का मतलब क्या होता है आपको आगे चल के पता चलेगा, मैं वो भी बताने वाला हूं। जो 2 लाख रुपया उसने लोन लिया है, उसे बीके में कहा जाता है लाइबिलिटी, कर्जा। ओके, आप जो बाहर से कर्जा लेते हो उसे लाइबिलिटी कहते हैं। तो कैपिटल का, जैसे मैंने अभी डेफिनेशन में बताया, वैसे कैपिटल का एक इक्वेशन भी है। दैट इक्वेशन इज कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटीज। देखो, कैपिटल का इक्वेशन समझ लो, इस पे बेस आपको आगे प्रॉब्लम भी आने वाले हैं, तो ये समझ लो। कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी। असेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी और लाइबिलिटी का मतलब होता है कर्जा। तो कैपिटल का मतलब हो गया आपके प्रॉपर्टी में से आपका कर्जा माइनस करने के बाद जो बचेगा वो आपका कैपिटल। तो देखो, अभी इस एग्जांपल में हमने देखा
कि एसेट है टोटल 5 लाख, क्योंकि उसने टोटल बिजनेस में 5 लाख इन्वेस्ट किया, लेकिन लाइबिलिटी है 2 लाख। 2 लाख उसने बाहर से लोन लिया है, तो इस एग्जाम्पल में उसका कैपिटल हो गया 3 लाख। लेट्स सी, कैपिटल इज इक्वल टू असेट, देखो 5 लाख लिखा है मैंने, माइनस लाइबिलिटी 2 लाख लिखा है, सो 5 लाख माइनस 2 लाख, कैपिटल हो गया 3 लाख रुपीज। तो डेफिनेशन तो आपको बता रहा था कि बिजनेस में जो इन्वेस्ट किया है उसे कैपिटल कहा जाता है। कोई भी बंदा अगर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल कहते हैं, एग्री। लेकिन उस पैसे को उसका कैपिटल कहते हैं जो उसका खुद का होना चाहिए। अगर उसने किसी से उधार लिया और उससे वो बिजनेस चला रहा है तो उसे हम उसका कैपिटल नहीं कहेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट, डेटर्स। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पेलिंग है DEBTORS। सो इट इज नॉट अ डेप्टर्स, इट इज डेटर्स। इसमें बी साइलेंट है, ये डेटर्स है। डेटर का सिंपल मतलब समझ लो, डेटर मतलब हमारे वो कस्टमर जिनको हमने उधार पे गुड्स बेचे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा मोबाइल का बिजनेस है, सपोज मेरा एक फ्रेंड है, वो मेरे से मोबाइल लेना चाहता है, 10,000 का मोबाइल है, मैंने उसको सेल किया, लेकिन वो मेरा फ्रेंड है, वो 10,000 मुझे बाद में देगा, अभी उसके पास नहीं है, तो वो फ्रेंड मेरे लिए हो गया डेटर। सो डेटर मतलब हमारे वो कस्टमर जिन्होंने हमसे उधार पे गुड्स परचेज किए हैं। लेट्स सी द डेफिनेशन। अ पर्सन हु हैज टू पे मनी to business for goods and services purchased by him on credit is called a debtor. स्टेप बाय स्टेप समझ लो। डेटर वो पर्सन होता है, अ पर्सन हु हैज टू पे, जो पे करने वाला है, मनी टू द बिजनेस, बिजनेस को वो पैसा पे करने वाला है, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय हिम। क्यों वो पैसा पे करने वाला है? क्योंकि उसने गुड्स या सर्विसेज इस बिजनेस से परचेज किए हैं ऑन क्रेडिट, उधार पे। सो अभी तक उसने पे नहीं किया है, लेकिन वो फ्यूचर में पे करने वाला है, तो उस पर्सन को हम कहेंगे डेटर्स। एग्जाम्पल से समझ लो, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ऑन क्रेडिट। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को उधार पे गुड्स बेचे हैं। इन दिस ट्रांजैक्शन मिस्टर बी इज अ डेटर फॉर मिस्टर ए। देखो मिस्टर बी मिस्टर ए के लिए डेटर हो गया, क्योंकि ए ने बी को माल बेचा है, उधार पे बेचा है, बी बाद में पैसा देने वाला है, सो बी ए के लिए हो गया डेटर। तो ए जब भी बी को किसी से इंट्रोड्यूस करेगा तो ये बोलेगा ये जो बी पर्सन है ये मेरा डेटर है, क्योंकि इसने मुझसे उधार पे गुड्स लिए, ये मुझे बाद में पैसा देने वाला है। इसी तरह देख लो क्रेडिटर, एग्जैक्टली ऑपोजिट। अ पर्सन टू हुम मनी इज पेबल, एक ऐसा पर्सन जिसे हमें पैसा देना बाकी है, हमने उससे उधार पे गुड्स लिए थे। फॉर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज और रिसीव्ड बाय द बिजनेस इज नोन एज क्रेडिटर। तो जैसे हम हमारे कस्टमर को उधार पे माल बेचते हैं, वैसे हम भी सप्लायर से उधार पे गुड्स लेके आते हैं कि भाई साहब मुझे आप दे दो 10,000 का माल, मैं ये 10,000 का माल 12,000 में बेचूंगा, प्रॉफिट जब मेरा 12,000 मेरे पास आ जाएगा मैं आपको 10,000 वापस कर दूंगा। तो वो जो सप्लायर है ना, वो सप्लायर हमारे लिए हो गया क्रेडिटर। तो जैसे डेटर, हम अगर किसी को उधार पे माल बेचते तो वो हमारे लिए डेटर हो गया, वैसे ही हम अगर किसी से उधार पे माल लेते हैं, हम अगर किसी से उधार पे गुड्स परचेस करते हैं, तो वो पर्सन जिससे हमने गुड्स उधार पे लिए हैं, वो पर्सन हमारे लिए हो गया क्रेडिटर। सो फॉर माई मराठी मीडियम स्टूडेंट आई कैन से साहूकार, जो साहूकार होता है, जिससे हम लोग अपने हिंदी पिक्चर में देखा होगा कि हीरो या हीरो की माँ जाके साहूकार से कुछ पैसा या कुछ गुड्स उधार पे लेती है कि बाबा मैं तुझे ये बाद में दे दूंगी, तो साहूकार उस हीरो के लिए, हीरो की माँ के लिए हो गया क्रेडिटर। सो क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम whom वी हैव टेकन गुड्स और कैश ऑन क्रेडिट। ऐसा बंदा जिससे हमने उधार पे गुड्स या कैश लिया है। एग्जाम्पल देखते, यही एग्जाम्पल में
फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी, एग्जाम्पल मैंने वही रखा है ऑन क्रेडिट। ए ने बी को गुड्स बेचा है उधार पे। इन दिस ट्रांजैक्शन मिस्टर ए इज अ क्रेडिटर फॉर मिस्टर बी। ए हो गया क्रेडिटर बी के लिए। देखो दिस इज सिंपल, जैसे एक हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड उस वाइफ के लिए वो हस्बैंड होता है और वो हस्बैंड के लिए वो अदर पर्सन वाइफ होता है, उसी तरह डेटर एंड क्रेडिटर। एक पर्सन, अगर एक पर्सन के लिए दूसरा पर्सन डेटर है तो दूसरे पर्सन के लिए ये पहला पर्सन क्या हो गया, क्रेडिटर। सो अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को गुड्स उधार पे बेच रहा है, सो मिस्टर ए क्रेडिटर हो गया मिस्टर बी के लिए। सेवेंथ कंसेप्ट ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज असेट। सी असेट का मतलब सिंपल है प्रॉपर्टी। अगेन इन मराठी आई कैन से संपत्ति। ओके, जो भी आपका मालमत्ता है, जो भी आपका प्रॉपर्टी, जैसे आपके घर में आपका जो टीवी है, आपका मोबाइल है, आपका घर, ये सब आपके लिए असेट हो गया, प्रॉपर्टी हो गया। डेफिनेशन देखते हैं। An asset is any physical thing or a resources which has a monetary value and which is owned by business unit. आपके घर का नहीं, मैं आपको बिजनेस का एग्जांपल देता हूँ। आपने एक बिजनेस का एक सेटअप किया है, उधर उस बिजनेस में आपका खुद का एक शॉप है, खुद का आपका शॉप है, तो वो शॉप हो गया आपका असेट। उसी बिजनेस के लिए आपने एक कार भी रखा है, कस्टमर को लेके जाने के लिए, आने के लिए, वो कार भी आपका खुद का है, तो वो कार भी आपका असेट हो गया। सो एन असेट इज अ फिजिकल थिंग। कोई भी एक वो फिजिकल थिंग होती है और रिसोर्सेस होता है विच हैज़ अ मॉनिटरी वैल्यू। उसको मॉनिटरी वैल्यू मतलब उसको पैसे का वैल्यू होना चाहिए, बेचोगे तो पैसा मिलना चाहिए। एंड विच इज ओन बाय बिजनेस यूनिट, और जिसका ओनर वो बिजनेसमैन होना चाहिए, ऐसे चीज को हम कहेंगे असेट। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर। अभी आपके बिजनेस में सपोज आपके ऑफिस में आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो भी आपके लिए असेट हो गया। आपके बिजनेस में आपका मशीनरी है, वो भी आपके लिए असेट हो गया। जिधर बिजनेस चला रहे हो वो जगह, वो पूरा बिल्डिंग आपका खुद का है, तो वो भी आपके लिए असेट हो गया। एट्थ ट्रांजैक्शन, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का सिंपल मतलब समझ लो, लाइबिलिटी का मतलब होता है कर्जा। द अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस टू आउटसाइडर, बिजनेसमैन को या किसी बिजनेस को आउटसाइडर को जो पैसा देना होता है इज नोन एज लाइबिलिटी, वो उसके लिए लाइबिलिटी हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बिजनेस चलाने के लिए बैंक से 50,000 का लोन लिया है, तो वो 50,000 का लोन मेरे लिए हो गया लाइबिलिटी, कर्जा। ओके, मराठीत आपण बोलू त्याला कर्ज। कर्ज घेऊन आपण एखादा बिझनेस चालू केला तर ते कर्ज आपल्यासाठी लायबिलिटी। सो फॉर एग्जाम्पल, बैंक लोन, क्रेडिटर, अभी मैंने बताया क्रेडिटर साहूकार से लिया हुआ पैसा या साहूकार से लिया हुआ गुड्स, वो भी हमारे लिए लायबिलिटी हो गया। बैंक से लिया हुआ कर्जा, वो भी हमारे लिए लायबिलिटी हो गया। मूविंग टू नाइन्थ कंसेप्ट, सॉल्वेंट। ये भी वर्ड आपके लिए बहुत नया है। सॉल्वेंट का मतलब क्या है समझ लो, वेरी सिंपल। अभी मैंने आपको असेट बताया, लायबिलिटी बताया, तो कंसेप्ट समझ लो तो डेफिनेशन इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपके बिजनेस में आपका असेट ज़्यादा है, लायबिलिटी कम है, फॉर एग्जांपल आपका प्रॉपर्टी ज़्यादा है लेकिन आप पे कर्जा कम है, 10 लाख का आपका असेट है और 2 लाख का कर्जा है आप पे, तो मैं आपको कहूँगा एक आप अच्छी तरह बिजनेस चला रहे हो तो आप हो गए सॉल्वेंट पर्सन, क्योंकि आपके पास इतना पैसा है कि आप आपका जितना भी लायबिलिटी हो इमीडिएटली पे कर सकते हो, तो वो सॉल्वेंट हो गया। लेट्स सी द डेफिनेशन। अ सॉल्वेंट पर्सन इज समवन हु इज फाइनेंशियली साउंड। एक ऐसा पर्सन जो फाइनेंशियली साउंड है, मतलब फाइनेंशियली उसका जो सेटअप है, फाइनेंशियली उसका कैपेसिटी बहुत अच्छा है, एंड इन अ पोजिशन टू पे ऑफ ऑल इज डेप्ट, और वो ऐसे पोजीशन में कि अगर सोचे तो उसका जितना कर्जा है वो इमीडिएटली पे कर सकता है, वो सॉल्वेंट पर्सन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से देखो, कोई भी चीज़ एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाती है। सो मिस्टर ए हैज़ अ टोटल असेट 10 लाख। मिस्टर ए के पास टोटल असेट है 10 लाख का एंड टोटल लाइबिलिटी 3 लाख। देखो इसका प्रॉपर्टी 10 लाख का है और इस पे कर्जा है 3 लाख का, तो इसका वी कैन से दैट मिस्टर ए इज अ सॉल्वेंट पर्सन। मिस्टर ए को हम सॉल्वेंट बोल सकते हैं क्योंकि उसका असेट
उसके लाइबिलिटी से ज़्यादा है। तो अगर किसी भी पर्सन का असेट उसके लाइबिलिटी से ज़्यादा होगा तो वो सॉल्वेंट हो गया। और इसी का एग्जैक्टली ऑपोजिट आज का हमारा लास्ट कंसेप्ट, इनसॉल्वेंट पर्सन। अभी ये देखते साथ ही आपको समझ में आया होगा, इसका मतलब अगर किसी पर्सन का असेट कम होगा और लाइबिलिटी ज़्यादा होगा तो ऐसे पर्सन को हम कहेंगे इंसॉल्वेंट। मराठी में हम उसे कहते हैं दिवाळखोर। ओके, ऐसा कंगाल आदमी, मतलब कल को अगर उसको पूरा लाइबिलिटी पे करने का वक्त आ गया तो उसके पास उतना पैसा नहीं होगा कि वो अपना पूरा कर्जा दे पाए, वो हो गया इंसॉल्वेंट। लेट्स सी द डेफिनेशन। एन इंसॉल्वेंट पर्सन इज समवन हु इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे ऑफ हिज टोटल डेप्ट। इंसॉल्वेंट एक ऐसा पर्सन होता है कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि जितना कर्जा उस पे है वो सब का सब कर्जा इमीडिएटली दे पाए। एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर बी हैज टोटल असेट विज 8 लाख। मिस्टर ए के पास टोटल असेट है 8 लाख का एंड टोटल लाइबिलिटी 10 लाख है। देखो उसका प्रॉपर्टी 8 लाख का है लेकिन उस पर कर्जा है 10 लाख का। सो वी कैन से मिस्टर बी इज एन इंसॉल्वेंट पर्सन। मिस्टर बी को हम इंसॉल्वेंट कहेंगे क्योंकि उसके असेट से ज़्यादा उसका लाइबिलिटी है। सो स्टूडेंट, आज मैंने पहले लेक्चर में आपको ये 10 इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट एक्सप्लेन किए हैं। तो आप मेरा ये जो चैनल है अकाउंट ट्रिक्स, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले मेरे वीडियो आपको एक्सप्लेन करेंगे अकाउंट के 3 गोल्डन रूल्स क्या है, किस तरह जर्नल एंट्री पास की जाती है, किस तरह लेजर बनाए जाते हैं, किस तरह अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्म किया जाता है। ये सब आने वाले मेरे वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।